आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्कस करने से पहले हम लोग थोड़ा रिकैप कर लेंगे, या फिर मान लो जो हम पहले oogenesis पढ़ाए हैं उसका थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट देख लेंगे। इसके पहले हम लोग डायग्राम के थ्रू समझे थे, अब उसका थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है। उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब आज का मेन टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसके अलावा थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट है किसका, oogenesis का। तो देखते हैं oogenesis को जो हम पहले पढ़ाए हैं सेम चीज यहाँ डिस्कस किया गया है। फेजेज ऑफ oogenesis। पहला, फीटल लाइफ टू बर्थ, मतलब बेबी जब यूट्रस के अंदर है और बर्थ होने तक का। तो क्या बताए थे, फीटस के अंदर जब तक है उसमें मिलियंस ऑफ प्राइमोडियल फॉलिकल है, वो क्या होगा, बर्थ तक मिलियंस में रहेगा, लेकिन बर्थ के बाद उसका डीजेनरेशन शुरू होता है और वो प्यूबर्टी तक डीजेनरेट होते होते उसका ब्रेक डाउन होते होते कितना बचेगा, 60 to 80,000 बचेगा। तो क्या बोल रहा है, प्राइमोडियल जर्म सेल डिवाइडेड बाय माइटोसिस टू फॉर्म oogonia। जो प्राइमोडियल सेल है, प्राइमोडियल सेल पहले डिवाइड करके माइटोसिस करके क्या करेगा, oogonia का फॉर्मेशन करवाएगा। इसके अलावा हम लोग ऐसे भी बताए थे कि जो oogonia होता है फीमेल जर्म सेल होता है, उसमें माइटोसिस होता है और वो अपना नंबर इंक्रीज करवाता है, मोर नंबर ऑफ oogonia का फॉर्मेशन करवाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइमोडियल सेल, तो ये भी गलत नहीं है। प्राइमोडियल सेल से बन गया oogonia या फिर oogonia का फिर माइटोटिक डिवीजन होगा तो नंबर्स ऑफ oogonia बनेगा, मतलब ज्यादा नंबर ऑफ oogonia बनेगा। उसके बाद जो oogonia है उसमें कुछ oogonia होगा जो कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte में। तो सेम चीज है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये एक स्टेप पहले का लिख दिया है। तो oogonia फर्दर डिवाइड टू इंक्रीज देयर नंबर, oogonia फर्दर अपना नंबर इंक्रीज करवाता है। सेम चीज जैसे देखो, प्राइमोडियल जर्म सेल, इसमें माइटोसिस होकर क्या बनाया, माइटोसिस होकर बनाया oogonia। oogonia में फर्दर माइटोसिस होगा, oogonia अपना नंबर इंक्रीज कर लेगा। तो लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ oogonia इंक्रीज कर गया। अब उसमें से कुछ oogonia होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, सम ऑफ दी oogonia कन्वर्ट्स इनटू, किसमें कन्वर्ट होगा, प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte, और प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट होगा, प्राइमरी oocyte का मियोसिस फर्स्ट होगा स्टार्ट, और वो अरेस्टेड रहेगा कब तक, टिल प्यूबर्टी तक। तो मियोसिस 1 या फिर प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, यहां पे ऐसे लिख सकते हैं, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस फर्स्ट। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस फर्स्ट पे ये आके अरेस्ट हो जाएगा, अरेस्टेड। फिर क्या रहेगा, प्राइमरी oocyte कन्वर्ट होगा सेकेंडरी oocyte में। कब कन्वर्ट होगा, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, ये एट प्यूबर्टी के टाइम पे प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी oocyte में। और ये जो सेकेंडरी oocyte है ये अपना मियोसिस 2 कंप्लीट करता है कब,
तो यहाँ पे क्या होगा, म्यूसिस 1 कंप्लीटेड एट प्यूबर्टी, म्यूसिस 1 कंप्लीटेड, म्यूसिस 1 कंप्लीट हो गया। म्यूसिस 1 कंप्लीट हुआ तभी तो ये कन्वर्ट हुआ किसमें, सेकेंडरी oocyte में। तो सेकेंडरी oocyte म्यूसिस 2 के मेटाफेज 2 में आकर अरेस्ट होगा। अरेस्टेड इन मेटाफेज 2 ऑफ म्यूसिस 2। म्यूसिस 2 के म्यूसिस 2 के मेटाफेज 2 में आकर सेकेंडरी oocyte अरेस्ट हो जाएगा। अब देखो सेकेंडरी oocyte म्यूसिस 2 कंप्लीट करता है और ये बनाएगा ओवम। कंप्लीटेड म्यूसिस 2 कंप्लीट कब होगा, वेन sperm come in contact with the membrane of secondary oocyte। जब स्पर्म कांटेक्ट में आएगा मेम्ब्रेन ऑफ द सेकेंडरी oocyte के, तब जाकर इसमें म्यूसिस 2 कंप्लीट हो जाएगा और एक ओवम का फॉर्मेशन होता है और फिर इसी ओवम को फर्टिलाइज कर देगा स्पर्म। तो सेम चीज यहां पे लिखा हुआ है, देखिए oogonia फर्दर डिवाइडेड एंड इंक्रीज देयर नंबर। oogonia अपना नंबर इंक्रीज किया एंड सम ऑफ द oogonia फॉर्म प्राइमरी oocyte। कुछ oogonia था जो किसमें कन्वर्ट हो गया, प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो गया और म्यूसिस 1 ऑफ द प्राइमरी oocyte स्टार्ट। म्यूसिस 1 स्टार्ट हुआ है लेकिन अरेस्टेड है। अब वो कंप्लीट कब होगा, प्यूबर्टी में। अरेस्टेड इन प्रोफेज 1। ये अरेस्टेड कहाँ है, प्रोफेज 1 में। म्यूसिस 1 के प्रोफेज 1 में ये जाकर क्या होगा, अरेस्ट हो गया। अब देखो बर्थ टिल प्यूबर्टी, चाइल्डहुड का बात हो रहा है, मतलब बर्थ से लेकर चाइल्डहुड, प्यूबर्टी से थोड़ा सा पहले का टाइम। तो उसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ प्राइमरी oocyte है वो अपना डिक्रीज करेगा और 60 to 80 के तक प्रेजेंट रहता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। तो प्राइमरी oocyte रिमेन अरेस्टेड इन प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस 1। ये अभी भी म्यूसिस 1 में अरेस्टेड है। ड्यूरिंग चाइल्डहुड फॉलिकुलर एस्टेरियसिस, मतलब डेथ ऑफ फॉलिक्यूल। चाइल्डहुड मतलब आफ्टर द बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक जितना भी लंबा गैप है एज का, 12 साल 13 साल तक जो एज का गैप है, उतना में क्या होगा, उतना में एस्टेरियसिस ऑफ फॉलिक्यूल होगा, मतलब फॉलिक्यूल का डेथ होगा। अकर एंड बाय प्यूबर्टी के टाइम पे 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिक्यूल आर लेफ्ट इन ईच ओवरी। और हर एक ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा प्यूबर्टी के टाइम पे। और मिलियंस ऑफ प्राइमरी फॉलिक्यूल था बर्थ के टाइम पे, लेकिन प्यूबर्टी तक आते आते सारा फॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन कर गया और मात्र बचा कितना, 60 से 80 हजार, 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिक्यूल रिमेन इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिक्यूल बचा। प्यूबर्टी टिल मेनोपॉज, प्यूबर्टी से लेकर मेनोपॉज तक। तो प्राइमरी oocyte कंप्लीट म्यूसिस 1, जो प्राइमरी oocyte है उसका म्यूसिस 1 कंप्लीट कब हुआ, प्यूबर्टी के टाइम पे। सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होगा
एंड फर्स्ट पोलर बॉडी, इसके साथ सेकेंडरी oocyte के साथ एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन कब होगा? ओवम के साथ एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। यहां पे इसके साथ एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पे फर्स्ट मियोसिस जब हुआ तो एक पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा, और जब मियोसिस 2 कंप्लीट होगा तो सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होगा। तो फर्स्ट पोलर बॉडी मियोसिस 2 ऑफ सेकेंडरी oocyte स्टार्ट, फिर सेकेंडरी oocyte का मियोसिस 2 स्टार्ट हुआ, लेकिन वो फिर से अरेस्ट कर गया, वहीं पे अगर स्टॉप हो गया। वो कब कंप्लीट होगा? जब स्पर्म उसके कांटेक्ट में आएगा। तो मियोसिस 2 ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड व्हेन स्पर्म कम इन, मियोसिस 2 ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद सेकेंडरी oocyte के कांटेक्ट में कौन आएगा? स्पर्म आएगा। जैसे ही स्पर्म कांटेक्ट में आएगा सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन के साथ, तो वो मियोसिस 2 कंप्लीट कर मैच्योर ओवम का फॉर्मेशन करवाता है। और ये अनइक्वल डिवीजन होता है, क्योंकि इसके साथ एक सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है, उसके साथ एक मैच्योर ओवम बनता है। यहां पे क्या हो गया? मियोसिस 2 इज अनइक्वल डिवीजन वेयर ओवम सेकेंड पोलर बॉडी इज फॉर्म, जहां पे ओवम और सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। तो पहला क्या हुआ? प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हुआ, पहले प्राइमोडियल जर्म सेल, ये कन्वर्ट होकर बनाया प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte अपना नंबर इंक्रीज करता है, और उसमें प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट हुआ कंप्लीट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और फिर उसके बाद सेकेंडरी oocyte बना। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, जब वो स्पर्म कांटेक्ट में आया सेकेंडरी oocyte के मेम्ब्रेन से, तो वहां पे सेकेंड पोलर बॉडी का फॉर्मेशन करता है, एक ओवम का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं अनइक्वल डिवीजन, क्योंकि एक ओवम जो है इसका साइज लार्जर होता है एज कंपेयर टू सेकेंड पोलर बॉडी। तो यहां पे लिख देते हैं अनइक्वल डिवीजन इसलिए बोला जाता है साइज ऑफ ओवम is larger than second polar body। सेकेंड पोलर बॉडी से उसका ओवम का साइज लार्जर होता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये है हम लोगों का मेन टॉपिक। अभी हम लोग पिछले क्लास का थियोरेटिकल पार्ट देख रहे थे या फिर उसका एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। अब देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल इवेंट दैट अकर इन फीमेल प्राइमेट। ये एक ऐसा साइकिल इवेंट है जो प्राइमेट्स में होता है, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो प्राइमेट्स में होता है और नॉन प्राइमेट्स में होता है उसको स्ट्रेस साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इसमें कौन कौन आ जाएगा प्राइमेट्स में? ह्यूमन, एप्स, मंकी एक्सेट्रा, स्टार्टिंग फ्रॉम वन साइकिल टू बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट साइकिल। मतलब एक साइकिल का स्टार्टिंग, या फिर ऐसे बोल सकते हैं एक साइकिल जैसे ही इन करेगा आफ्टर द ब्लीडिंग नेक्स्ट साइकिल शुरू हो जाता है। इन नॉन प्राइमेट्स फीमेल कैट, डॉग, ईटीसी, इसमें क्या होता है? स्ट्रेस साइकिल होता है। इसमें स्ट्रेस साइकिल होता है, स्ट्रेस साइकिल होता है जिसको हीट पीरियड बोलते हैं। मेनार्की और मेनोपॉज। मेनार्की उसको बोलेंगे जब फीमेल का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसको बोलते हैं मेनार्की। और मेनोपॉज जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाए, जैसे एक फीमेल जब प्यूबर्टी के टाइम पे आती है तो उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो वो मेनार्की हो गया। और जब वो 45 टू 50 अप्रॉक्स 45 टू 50 ईयर के एज में मेनोपॉज आता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर एक मंथ में आ रहा था वो क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। तो उसको बोलते हैं क्या? मेनोपॉज। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाना एट द एज ऑफ 45 टू 50 ईयर। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो इसको बोलते हैं क्या? मेनार्की।
तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में दो इवेंट होता है, एक इवेंट यूट्रस के अंदर होता है, एक इवेंट क्या होगा यूट्रस के अंदर होगा, और एक इवेंट होता है ओवरी के अंदर। तो यूट्रस के अंदर में क्या होगा, यूट्रस के अंदर होगा क्या बोलते हैं इंडोमेट्रियल डेवलपमेंट। इंडोमेट्रियम के वॉल में चेंजेस जब आएगा तो उसको बोलते हैं यूटेराइन इवेंट। और फिर एक ओवेरियन इवेंट होता है जहां पे फॉलिकुलर चेंजेस आता है, ओव्यूलेशन होता है, ग्राफियन फॉलिकल बनता है और कॉर्पस एल्विकन बनता है। वो लास्ट कॉर्पस एल्विकन जाकर खत्म हो जाता है। तो अब देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट। तो पहला हुआ यूटेराइन इवेंट, दूसरा ओवेरियन इवेंट। तो यूटेराइन इवेंट में क्या आएगा, मेंस्ट्रुअल फेज है, इसमें क्या होगा ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग फेज। ब्लीडिंग फेज, उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज, यहां पे प्रोलिफरेशन होता है, इंडोमेट्रियल का जो वॉल होता है वो ठीक होना शुरू होता है। उसके बाद सिक्रेटरी फेज आता है, वो पूरी तरह से ठीक होकर सिक्रीशन करने लगता है या फिर उसमें ब्लड वेसल का फॉर्मेशन हो जाता है। अब है ओवेरियन इवेंट्स। ओवेरियन इवेंट्स में पहला क्या है फॉलिकुलर फेज, मतलब बताया थे कि ओवरी के अंदर जो कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स में फॉलिकुलर इवेंट चलता है या फिर फॉलिकुलर फेजेज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा फॉलिकुलर फेज, ये कहां पे होगा कॉर्टिकल रीजन में या कॉर्टेक्स में। उसके बाद ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज में क्या होता है ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल फेज, कॉर्पस ल्यूटियस का ल्यूटियम का फॉर्मेशन। तो ये क्या हो गया दोनों इवेंट हो गया, एक यूटेराइन इवेंट एक ओवेरियन इवेंट। हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। हार्मोनल रेगुलेशन मतलब हार्मोन का इफेक्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल पे कैसे कैसे होता है। तो हम बताए थे प्यूबर्टी के टाइम पे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, और वो सिग्नल देता है इंटीरियर पिट्यूटरी को कि रिलीज करे एफएसएच एंड एलएच। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है हाइपोथैलेमस रिलीज करवाता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच, गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये एक्ट करता है इंटीरियर पिट्यूटरी पे, इंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करवाएगा एफएसएच एंड एलएच। एफएसएच को बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच को बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये पहले लिखा हुआ तो आगे नहीं इसको लिख रहे हैं। एक्ट ऑन फॉलिकल, ये फॉलिकल पे एक्ट करता है, मतलब जो प्राइमोडियल फॉलिकल था उसको मैच्योर करवाएगा और उसको पहुंचाएगा कहां तक ग्राफियन फॉलिकल तक। तो देखो प्राइमोडियल फॉलिकल, प्राइमोडियल फॉलिकल या फिर इसको क्या बोल सकते हैं इसके बाद प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ये मैच्योर होकर कहां तक पहुंचेगा ग्राफियन फॉलिकल तक। तो यहां से प्राइमोडियल से ग्राफियन तक पहुंचने में कौन सा हार्मोन काम करता है, कौन सा फैक्टर काम करेगा स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, एसएमएफ काम करता है, इसको ग्राफियन फॉलिकल तक पहुंचाता है, मैच्योर फॉलिकल बनाता है। तो ग्रोथ ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल, जैसे प्राइमोडियल फॉलिकल बना फिर प्राइमरी फॉलिकल, तो इसमें क्या होगा ग्रेनुलोसा सेल का नंबर इंक्रीज करेगा। प्राइमरी फॉलिकल उसको बोल रहे थे जिसमें सिंगल लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल हो, तो ग्रेनुलोसा सेल का नंबर इंक्रीज करेगा और सबसे ज्यादा किसमें होगा ग्राफियन फॉलिकल में होगा, और उससे सबसे ज्यादा एस्ट्रोजन का सिक्रीशन होता है। तो अभी क्या बोल रहा है कि जो ग्राफियन फॉलिकल है उसमें नंबर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल ज्यादा होगा तो उससे ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगा, क्योंकि ग्रेनुलोसा सेल सिक्रीट करता है एस्ट्रोजन को। ये सब हम लोग ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब देखो एलएच एक्ट ऑन ग्राफियन फॉलिकल, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का एक्शन किस पे है ग्राफियन फॉलिकल पे है। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर एंड ओव्यूलेशन करवाएगा, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होगा और उसके थ्रू क्या होता है ओव्यूलेशन होता है।
also form corpus luteum, और ये ग्राफियन फॉलिक्यूल फर्दर जाकर कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। हम ये भी बताए थे कि जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिक्यूल है उससे ओवम बाहर आता है, तो जो रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिक्यूल का, जो ग्राफियन फॉलिक्यूल का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है आफ्टर दी रिमूवल ऑफ या फिर आफ्टर दी ओव्यूलेशन, ओवम को बाहर आने के बाद जो उसका ओवम बाहर आने के बाद उसमें क्या होता है, जो बचा हुआ रिमेनिंग पार्ट है उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम क्या हुआ, जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिक्यूल है उससे बना कॉर्पस ल्यूटियम, और कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरोन को और सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन सम अमाउंट में और प्रोजेस्टेरोन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करेगा कौन, कॉर्पस ल्यूटियम। एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक होता है GnRH पे, FSH एंड LH पे। तो जैसे ही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन फॉलिक्यूल का डेवलपमेंट करवा रहा था, वो ग्रेनुलोसा सेल से बन रहा था फॉलिक्यूल, तो उस फॉलिक्यूल से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा था। तो जो एस्ट्रोजन होगा वो क्या करेगा, उसका एस्ट्रोजन जो होगा वो क्या करवाता है, एस्ट्रोजन उसमें वो क्या बोल रहे थे, एस्ट्रोजन होता है, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट कर गया। एस्ट्रोजन पिक पॉजिटिव फीडबैक एट GnRH एंड FSH एंड LH। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो पॉजिटिव फीडबैक देता है GnRH को, FSH को एंड LH को। तो जो GnRH है, FSH है एंड LH है, ये क्या करवा रहा है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट करा रहा है। इसी फॉलिक्यूल से एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब जितना अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा वो क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन का प्रोसेस करवाता है। मतलब जो फॉलिक्यूल का जो डेवलपमेंट हो रहा है, नंबर ऑफ फॉलिक्यूल इंक्रीज कर रहा है, ग्रेनुलोसा सेल इंक्रीज कर रहा है, तो उतना ज्यादा अमाउंट में एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा, और जितना एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा वो FSH एंड LH और GnRH को स्टिमुलेट करेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा FSH एंड LH को सिक्रीट करे। और प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन का निगेटिव फीडबैक है GnRH, FSH एंड LH पे, और एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक था। लेकिन कॉर्पस ल्यूटियम से कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन, मेनली प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, इसीलिए कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट प्रोजेस्टेरोन। तो मेनली प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है, और प्रोजेस्टेरोन का निगेटिव फीडबैक होता है GnRH, FSH एंड LH पे, इसलिए वो क्या करेगा, FSH एंड LH का सिक्रीशन रोकेगा। FSH एंड LH का सिक्रीशन रुकेगा जैसे ही वो एस्ट्रोजन का अमाउंट भी कम करेगा और फॉलिकुलर डेवलपमेंट भी रोक देगा, कम हो जाएगा। तो एस्ट्रोजन मेक्स इंडोमेट्रियम, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल है इंडोमेट्रियम के फॉर्मेशन के लिए। तो एक चीज बताओ, जब फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा था उस टाइम पे एस्ट्रोजन सिक्रीट कर रहा था, एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा था, तो क्या होगा, इंडोमेट्रियम का वॉल थिक कर रहा था, थिक हो रहा था। और जैसे ही उससे ओवम का सिक्रीशन होगा, ओवम बाहर आ जाएगा ग्राफियन फॉलिक्यूल से, तो वो कन्वर्ट होगा कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा। तो प्रोजेस्टेरोन मेनली सिक्रीट किया जाता है ग्राफियन फॉलिक्यूल के द्वारा, नहीं सॉरी कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा, और उसके साथ सम अमाउंट में एस्ट्रोजन भी प्रेजेंट है। तो फर्दर एस्ट्रोजन का जरूरत नहीं है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन निगेटिव फीडबैक देता है GnRH को, FSH को एंड LH को, ताकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुका है ओव्यूलेशन से पहले। तो ओव्यूलेशन के बाद फॉलिकुलर डेवलपमेंट का जरूरत नहीं पड़ता है, तो GnRH, FSH एंड LH को निगेटिव फीडबैक देता है। आगे हम लोग डायग्राम के थ्रू देखेंगे। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करता है इंडोमेट्रियम को, मतलब जो पहले जो एस्ट्रोजन है, एस्ट्रोजन क्या किया था, इंडोमेट्रियल के वॉल को थिक किया, लेकिन ओव्यूलेशन के बाद एस्ट्रोजन का अमाउंट कम गया है। तो जो पहले रिस्पॉन्सिबल था, एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल था फॉर द थिकनिंग ऑफ इंडोमेट्रियल वॉल, अब तो एस्ट्रोजन का अमाउंट कम गया है क्योंकि फॉलिक्यूल खत्म हो गया, वो कन्वर्ट हो गया कॉर्पस ल्यूटियम में, और कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है। तो फर्दर इंडोमेट्रियम का जो वॉल होता है थिक जो हो रहा था उसको मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन, मतलब ओव्यूलेशन से पहले तक एस्ट्रोजन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द थिकनिंग ऑफ
endometrial wall and after ovulation this इसको क्या करेगा, प्रोजेस्टेरोन कैरी ऑन करेगा इसके डेवलपमेंट को। मतलब ओव्यूलेशन से पहले एस्ट्रोजन थिकनिंग करवा रहा था एंडोमेट्रियल वॉल को, और फिर आफ्टर ओव्यूलेशन प्रोजेस्टेरोन उसके वॉल को थिक कर रहा है या फिर मेंटेन कर रहा है। देखो प्यूटिटरी हार्मोन से रिलीज हुआ एफएसएच एंड एलएच इन द इन्फ्लुएंस ऑफ जीएनआरएच। यहाँ पे क्या बोले, जो एलएच है, एलएच यहाँ पे मैक्सिमम मिलता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यहाँ पे एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा रहता है क्योंकि फॉलिकुलर डेवलपमेंट मैक्सिमम है। ग्राफियन फॉलिक्यूल सबसे मैच्योर हो गया, इसमें ग्रैनुलोसा सेल का नंबर ज्यादा होता है, तो ये क्या करवाएगा, एस्ट्रोजन का सिक्रीशन करवाता है, और एस्ट्रोजन के इन्फ्लुएंस में या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एलएच एंड एफएसएच के इन्फ्लुएंस में, यहाँ पे एफएसएच होगा, एफएसएच के इन्फ्लुएंस में ओव्यूलेशन का प्रोसेस होता है, और आफ्टर ओव्यूलेशन कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होगा, और कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर कॉर्पस एल्विकन बनकर वो क्या होगा, डिजेनरेट कर जाएगा। तो यहाँ तक एस्ट्रोजन का सिक्रीशन कौन करवा रहा है, ये ग्राफियन फॉलिक्यूल का ग्रैनुलोसा सेल करवाता है। तो इसको बोलते हैं क्या, प्रोलिफरेटिव या फिर फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। यहाँ पे फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है, इसी को फॉलिकुलर फेज भी बोलते हैं, और ये प्रोलिफरेटिव फेज क्योंकि इसका थिकनिंग हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है इंडोमेट्रियल वॉल का, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज। और फॉलिकुलर डेवलपमेंट हो रहा है इसलिए इसको फॉलिकुलर फेज भी बोला जाता है। और यहाँ 14वां दिन 14 डे पे ओव्यूलेशन हो रहा है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच, एफएसएच एंड एस्ट्रोजन, तो इसको बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। और उसके बाद ये ल्यूटियल फेज हो गया क्योंकि इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्राफियन फॉलिक्यूल है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो गया, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को बोलते हैं ल्यूटियल फेज बोलते हैं, इसी को सिक्रेटरी फेज भी बोला जाता है। तो देखो ये प्यूटिटरी हार्मोन हो गया एलएच, एफएसएच, और उसके बाद ओवेरियन, ओवरी के अंदर जो चेंजेस आ रहा है, फिर ओवेरियन हार्मोन। तो क्या बोल रहे थे, जब यहाँ पे फॉलिक्यूल का अमाउंट बढ़ रहा है, ग्रैनुलोसा सेल का नंबर बढ़ रहा है, तो एस्ट्रोजन का अमाउंट ज्यादा मिलेगा। जब ओव्यूलेशन हो गया है, ओव्यूलेशन होने के बाद कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम मेनली सिक्रीट करता है क्या, प्रोजेस्टेरोन एंड सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का पीक मिल रहा है, ये क्या है, प्रोजेस्टेरोन एंड सम अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। तो मेनली प्रोजेस्टेरोन का पीक मिलता है एंड थोड़ा अमाउंट में एस्ट्रोजन का भी पीक मिलता है। ये क्या हो गया, ओवरी के अंदर जो चेंजेस है, ओवेरियन हार्मोन जो रिलीज कर रहा है ओवरी, उसका ग्राफ हो गया, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड का, ये ओवरी के अंदर जो चेंजेस हो रहा है, और ये इंडोमेट्रियम के अंदर जो चेंजेस हो रहा है। तो 14वां दिन क्या हुआ, 14वां दिन ओव्यूलेशन हुआ, और ये सिक्रेटरी फेज या लुटियल फेज चलेगा कहां तक, 28 दिन तक, और 28 दिन के बाद क्या होगा, इंडोमेट्रियल का वॉल ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब कॉर्पस ल्यूटियम डेथ होगा, कॉर्पस ल्यूटियम का वो डिजेनरेट करेगा, तो प्रोजेस्टेरोन और जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट करेगा, डिजेनरेट करता है, तो क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जैसे ही डिजेनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन कमेगा, एस्ट्रोजन का अमाउंट कम जाएगा, तो क्या होता है, इंडोमेट्रियल वॉल क्या होगा, ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। क्या होगा, ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियल वॉल। ब्रेक डाउन ऑफ इंडोमेट्रियल वॉल। फर्दर इसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम लोग फर्दर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ काम चल रहा है। तो इसके बाद हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो हार्मोनल रेगुलेशन वगैरह है, ये हार्मोनल रेगुलेशन तो हो गया है मेनली एस्ट्रोजन, हाँ ये जो होगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का जो हम लोग फीडबैक पढ़ेंगे, निगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक, वो अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।